इसके बाद आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब पिछले संधि में हमने आपको स्वर संधि के पांचों भेदों के बारे में डिस्कस कर लिए थे हम लोग, और आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब जो नया पैटर्न बना हुआ है, इस पैटर्न में व्यंजन संधि के बारे में बहुत अधिक पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि व्यंजन संधि को ज़्यादा टारगेट करेंगे, व्यंजन संधि के बारे में ज़रा समझेंगे, और एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अधिक व्यंजन संधि के बारे में पूछा जा रहा है, व्यंजन संधि से रिलेटेड क्वेश्चन को। तो आज हम लोग व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। अब देखिए, एक समस्या आ रही है बच्चों में कि वीडियो साफ नहीं दिख रहा है। तो आप एक काम करिएगा कि वीडियो जो है पूरी अच्छे क्वालिटी से अपलोड किया जा रहा है, आप उसके क्वालिटी को ज़रा बढ़ा लीजिएगा। अगर कम क्वालिटी में चल रहा है तो थोड़ा हाई क्वालिटी के अगर आप यूज़ कर लीजिएगा तो आपको फ्रेश वीडियो मिलेगा। वैसे हम दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा किया जा सके। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे अभी व्यंजन संधि किसे कहते हैं। तो ज़रा देखिएगा, व्यंजन संधि का परिभाषा हमने लिखा है कि स्वर या व्यंजन वर्णों के कारण, दो वर्ण, स्वर या व्यंजन कुछ भी रहे, अगर ये दो वर्ण के कारण स्वर वर्ण में कोई भी परिवर्तन, व्यंजन वर्ण में कोई भी परिवर्तन आ जाए, अगर कुछ परिवर्तन आता है तो उसे हम लोग कौन संधि के नाम से जानेंगे? व्यंजन संधि। यानी जो भी परिवर्तन होगा वो व्यंजन संधि में होगा। अर्थात स्वर वर्ण के कारण हो या व्यंजन वर्ण के कारण हो, ये दोनों वर्ण के कारण व्यंजन वर्ण में जो परिवर्तन आएगा उसी को हम लोग कहेंगे व्यंजन संधि कहते हैं। अब देखिए, व्यंजन संधि के प्रकार नहीं पढ़ना है, इसमें कुछ हम लोग सूत्रों के बारे में पढ़ेंगे, सूत्र, और सूत्र से ही हम लोग व्यंजन संधि का अध्ययन करेंगे। तो पहला सूत्र है झलाम जसो अंते। यहाँ इसको अ पढ़ते हैं, अ, है ना। हम लोग एक आपको पढ़ाएंगे पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि, है ना, उसमें आपको इसके बारे में जरा जानकारी मिलेगी। इसे हम अ पढ़ेंगे। झला जसो अंते कह रहा है किसी भी वर्ग, वर्ग का मतलब होता है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, अर्थात क ख ग कुछ भी, है ना। तो क वर्ग मतलब कोई भी वर्ग हो, अब उसके प्रथम वर्ण के बाद, जैसे क वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो गया? क हो गया। च वर्ग का प्रथम वर्ण क्या हो गया? च। यानी कि किसी वर्ग के पहले वर्ण यानी शुरुआत वाला, उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण या चौथा वर्ण। अब समझिए, तीसरा वर्ण का मतलब क्या होता है? क ख ग, क वर्ग का पहला वर्ण क हो गया, दूसरा वर्ण ख हो गया, और तीसरा वर्ण क्या हो गया? ग, और चौथा वर्ण क्या हो गया? घ। यानी इसमें कह रहा है कि किसी वर्ग के पहले वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग के कोई भी वर्ण रहे, यानी कि चौथा रहे या तीसरा रहे, या इसके अलावा कह रहा है कि य, र, ल, व कुछ भी रहे, और या कोई स्वर वर्ण रहे। अर्थात सुनिए, शॉर्टकट में समझिए, क के बाद यानी कि पहले वर्ण के बाद, जैसे क, च, ट, त, यानी पहले वर्ण के बाद कुछ भी रहेगा, डायरेक्ट उसका तीसरा बना दीजिए। क्या बना देंगे? तीसरा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए, क वर्ग का पहला वर्ण क्या है? क है, और उसके बाद इसी का तीसरा वर्ण क्या है? ग है। उससे मतलब नहीं है, क को ही इसका तीसरा वर्ण बनाना है। क का तीसरा वर्ण क्या होगा? क, ख और ग हो जाएगा, यानी तीसरा वर्ण क्या होगा? ग। यानी इसको बना दीजिए, तो दिक जोड़ गज, यानी क जो है ये ग का रूप ले लेगा, तो बन जाएगा, क्या बनेगा? दिग्गज। यानी द हर्षिकार ग, क क्या बन गया? ग बन गया, आधा ग बन गया, और फिर यहाँ पे ग, और क्या बन गया? दिग्गज। यहाँ देखिए, अब क फिर क्या बनेगा? ग बनेगा। क का तीसरा क्या होता है? ग। तो ये बनेगा आपका वा, आधा ग, और फिर ये हो जाएगा दान, वागदान। यहाँ देखिए, अब अ, अब देखिए अ आ गया, च आ गया, और च का तीसरा देखना है आपको। तो च का पहला च, छ, और क्या हो जाएगा? ज। यानी कि जो वर्ण आएगा उसी का तीसरा धके बना देना है। समझ रहे हैं ना? देखिए कैसे बनाएंगे। यानी कि च का तीसरा क्या हो जाए? तो अ लिख दीजिए, अ हो गया, और च का तीसरा क्या हो जाए? ज। ठीक है, और ज जो है आधा आएगा, लेकिन अ आकर के उसको पूरा कर दिया, और फिर लिख देंगे अजंत। क्या हो जाएगा? अजंत। यहाँ देखिए जगत। अब बताइए जरा आप, त का तीसरा द आएगा, क्या आएगा? द। अब यहाँ देखिएगा जरा ध्यान से, अब यहाँ लिख दिए हम ज, ग, और यहाँ पे त के बदले क्या आ गया? द। क्या आ गया? द।
और द में दीर्घ इकार जोड़िएगा तो क्या होगा दी, और फिर क्या हो जाएगा स, तो क्या बनेगा जगदीश। और क का फिर क्या बनेगा ग, तो ये बनेगा दिग्भ्रम। ग और फिर क्या लिख देंगे भ्र, और क्या हो जाएगा म, दिग्भ्रम। समझ गए ना। यानी कि दिक जोड़ गज दिग्गज, वाक जोड़ दान वागदान, अच जोड़ अंत अजंत, जगत जोड़ ईश जगदीश, और दिक जोड़ भ्रम क्या हो जाएगा दिग्भ्रम हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग इसके पहला ये हो गया सूत्र। आपको सूत्र नहीं याद करना है, आपको केवल एग्जाम्पल को देखना है, एग्जाम्पल कैसे बन रहा है इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए यहां देखते हैं। वा पदांतस्य एक सूत्र है, इसमें कह रहा है कि म के बाद स्पर्श वर्ण आए, म के बाद स्पर्श वर्ण आएगा तो म जो है वो अनुस्वार का रूप लेते, अनुस्वार बन जाता है। म पर अनुस्वार देखे है ना, वो क्या बन जाएगा अनुस्वार बन जाएगा। देखिए कैसे, अहम म आ गया, अब म के बाद वर्ण आया, समझ रहे हैं ना, अंतस्थ वर्ण है ना, तो क्या हो जाए इसमें स्पर्श वर्ण है, तो अहम म का क्या हो जाएगा तो म बन, इसमें देखिएगा म को केवल अनुस्वार के रूप में, म को अनुस्वार के रूप में बदल दीजिएगा। देखिए कैसे, अ ह आ ऊपर आकार लिख दीजिए, अहंकार, क्या बन जाएगा अहंकार। यहां देखिएगा सम जोड़ गम, यानी इसी म को ऊपर लिख दीजिए तो बनेगा संगम, क्या बनेगा संगम। यहां देखिएगा अब देखिए पम जोड़ चम, तो क्या बनेगा, तो प को अनुस्वार ऊपर कर दीजिए तो पन, च और क्या बन गया म, पंचम। अब देखिए किम, किम तो किम को आप बना दीजिए किंचित, किंचित हो गया, इसमें त में हलंत। अब देखिए कुछ लोगों के मन में ये होगा कि संस्कृत में अनुस्वार विसर्ग क्यों नहीं लगा रहे। देखिए बाबू, मेरा उद्देश्य ये है कि इसी के सहारे हमें हिंदी व्याकरण को भी पढ़ाना है और संस्कृत व्याकरण को भी पढ़ाना है। तो हिंदी वाले के लिए भी यही है और संस्कृत वाले के लिए भी सेम यही नियम है। तो इसलिए एक साथ हमारा दो काम हो जाएगा, आपका हिंदी व्याकरण का व्यंजन संधि भी क्लियर हो रहा है और आपका ये संस्कृत व्याकरण का भी व्यंजन संधि क्लियर हो रहा है। अब देखिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं म अनुस्वार, इसको भी अ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे अ, ये जो है आपका अ है। अब देखिएगा क्या होगा, कह रहा है कि यदि म के बाद अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ और उस वर्ण किसे कहते हैं जरा देख लीजिएगा, य र ल व अंतस्थ, स स ह, ये हो गया आपका कौन सा उस वर्ण हो गया। देखिएगा यहाँ पे सम म के बाद य आया है, यह कौन वर्ण है अंतस्थ है, यानी कि इसे कहेंगे तो म का क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है, यानी म जो है अनुस्वार के रूप में बदल जाएगा। आपने यहाँ भी देखा म है तो क्या बन जा रहा है अनुस्वार के रूप में, यानी आप ट्रिकली अगर कहा जाए तो जहाँ म आएगा उसको क्या कर दीजिएगा अनुस्वार के रूप में बदल दीजिएगा। देखिए कहाँ से, सम जोड़ योग संयोग, क्या बनेगा संयोग, यहाँ देखिएगा। उसके बाद सम जोड़ वाद, तो यही बन जाएगा संवाद। अब देखिए म, अब म के बाद य र ल व, अंतस्थ वर्ण है यहाँ पे व है, यहाँ देखिएगा सम जोड़ सार, ये भी उष्म वर्ण है, स जो है उष्म वर्ण है, तो यहाँ देखिएगा स यानी कि तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह, ये चार उष्म वर्ण है और य र ल व ये है अंतस्थ वर्ण, इसे आप याद रखेंगे। तो देखिए म के बाद स आ गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ पे उष्म वर्ण आया हुआ है, तो उष्म वर्ण को क्या करेंगे इसमें, तो संसार, संसार हो गया। यहाँ देखेंगे बाबू सम जोड़हार, क्या बनेगा संहार, क्या बनेगा संहार बनेगा। अब देखिएगा हम लोग इसके एक अंतिम सूत्र को देखते हैं, ये है तोरली। तोरली एक सूत्र है, इसे आप देखिएगा। तोरली का मतलब ये होता है कि यदि त के बाद, त एक वर्ड है जो आपको त के बाद अगर ल आए तो त भी क्या बन जाता है ल बन जाता है, त के बाद ल आएगा तो क्या बन जाएगा, त क्या बन जाएगा ल बन जाएगा। देखिए कैसे, उत त, त के बाद क्या आ गया ल, तो इसको लिखेंगे
उ और तो को क्या बना देंगे ल, यानी आधा ल बनेगा और यहाँ पे लेख है ये है तो उल्लेख। क्या बना बाबू? उल्लेख। यहाँ देखिएगा उत, अब तो क्या बनेगा? ल, तो ये बनेगा उल्लंघन। उल्लंघन। यहाँ देखिएगा तो, फिर तत् जोड़ लीन, तो के बाद लो, तो यानी कि तो और फिर इस तो के लिए आधा लो और फिर यहाँ पे लीन है तो इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन गया? तल्लीन। यहाँ देखेंगे अब उत जोड़ लास, क्या बनेगा? तो का ला बन जाएगा अर्थात उल्लास, तो इसे करेंगे ये बन जाएगा उल्लास। ये देखिए महत जोड़ लोक, तो ये बनेगा म ह और तो के बाद क्या आएगा? ल, यानी ल और ये हो जाएगा महल्लोक। क्या बन गया? महल्लोक बन गया। समझ गए ना? यानी इतने संधि को, व्यंजन संधि के जो ये प्रकार हैं या इसे आप सूत्र कह सकते हैं, इन सभी सूत्रों को यदि आप बना लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं, तो ये उम्मीद है कि पूरा का पूरा व्यंजन संधि क्लियर हो जाएगा। आप इसके नियम को नहीं पढ़ेंगे, आप केवल बनाने का तरीका को ढूंढेंगे और थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, आप पक्का बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग मिलेंगे। ओके, तब तक थैंक यू।